हिंदी साहित्य क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे प्रेमचंदोत्तर युगीन अगले उपन्यासकारों को, ठीक है, जिनमें हम देखेंगे दोस्तों यशपाल। ठीक, तो गौर करें दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं यशपाल। ठीक, तो इनके बारे में ध्यान से पढ़ें। वैसे तो आप इस वीडियो में जितने भी अभी तक आपने उपन्यास के वीडियो किए हैं उनमें सभी उपन्यासकार इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ नहीं पता कि एग्जामिनर का माइंडसेट क्या है, कब आपसे कहां से प्रश्न पूछ लें। इसीलिए दोस्तों एक बार सभी वीडियोस को आप अच्छे से पढ़ें, फिर भले ही आप घटना चक्र के वीडियो देख लें मेरे, या फिर अपने जहां से भी आप स्टडी कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर लगाएं, क्वेश्चंस को करें, ठीक है, जैसे भी आप पढ़ना चाहें वैसे पढ़ें, ठीक है। लेकिन एक बार आप सभी वीडियोस को जरूर देखेंगे, जिससे ये होगा कि आपके दिमाग में चीजें सेट रहेंगी, ठीक है, और रिपीट करेंगे तो ये आप ही के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होंगी वीडियोस। ठीक, तो देखते हैं अपने अगले उपन्यासकार। गौर करेंगे दोस्तों, हमारे अगले उपन्यासकार हैं यशपाल। कौन? यशपाल। कैसे उपन्यासकार हैं तो ध्यान से सुनेंगे। प्रगतिवादी या मार्क्सवादी विचारधारा के उपन्यासकार हैं यशपाल, ठीक है, प्रगतिवादी या मार्क्सवादी विचारधारा के उपन्यासकार हैं यशपाल। इनके उपन्यास हैं दोस्तों दादा कॉमरेड। ध्यान दें, दादा कॉमरेड इनका उपन्यास है जो कि 1941 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है, जिसमें यशपाल ने क्रांतिकारियों की गतिविधियों का विश्वसनीय चित्रण किया है। ठीक, एक बार फिर से सुने, यशपाल ने अपने उपन्यास दादा कॉमरेड में क्रांतिकारियों की गतिविधियों का विश्वसनीय चित्रण किया है, और यह उपन्यास 1941 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है। ठीक, यशपाल का अगला उपन्यास है दोस्तों देशद्रोही। कौन सा? देशद्रोही। कब आया? 1943 ईस्वी में, ठीक है, 43 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है देशद्रोही। किसका है? यशपाल का। इसमें यशपाल ने सन 1930 से 1942 तक की राजनीतिक स्थिति का अंकन किया है। एक बार फिर से सुने, सन 1930 से 1942 तक की राजनीतिक स्थिति का अंकन यशपाल ने अपने उपन्यास देशद्रोही में किया है। उपन्यास का समय है 1943 ईस्वी, ठीक है, ध्यान रखें, 1943 ईस्वी। ठीक, इसके बाद यशपाल का अगला उपन्यास है दोस्तों दिव्या उपन्यास। 1945 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है दिव्या, जिसमें ऐतिहासिक कल्पना की गई है। ठीक है, तो ऐतिहासिक कल्पना पर आधारित उपन्यास है दिव्या। किसका है? यशपाल का। पूछा जाता है दोस्तों, ध्यान रखें, 1945 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है। इसके बाद इनका अगला उपन्यास आया पार्टी कॉमरेड। कौन सा उपन्यास? पार्टी कॉमरेड, जो कि 1946 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है यशपाल जी का पार्टी कॉमरेड। ठीक है, इसमें यशपाल ने, ध्यान से सुने, कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा एवं कार्यक्रम का समर्थन किया है। एक बार फिर से सुने, यशपाल ने अपने उपन्यास पार्टी कॉमरेड में कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा एवं कार्यक्रम का समर्थन किया है। ध्यान रखेंगे। इसके बाद इनका अगला उपन्यास है दोस्तों मनुष्य के रूप। यह उपन्यास आया 1949 में। 1949 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है मनुष्य के रूप। यशपाल जी का उपन्यास है, जिसमें, ध्यान रखें, इसका वर्णन नहीं है, ठीक है, आपको इसे ऐसे ही याद रख लें। फिर है इनका अगला उपन्यास अमिता। 1956 ईस्वी में आया हुआ यशपाल जी का उपन्यास है, और यह एक ऐतिहासिक उपन्यास भी है।
ठीक है। ऐतिहासिक उपन्यास है अमिता, किसका है? यशपाल का। कब आया? 1956 ईस्वी। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, एक बार फिर से सुने यशपाल जी के उपन्यासों को, गौर करेंगे दोस्तों। यशपाल प्रगतिवादी या मार्क्सवादी विचारधारा के उपन्यासकार हैं। ठीक है, प्रगतिवादी या मार्क्सवादी विचारधारा के उपन्यासकार। अब यहाँ पर मार्क्सवाद से क्या अभिप्राय है? यानी कि जन पक्षधर सोच। ठीक है, जो पूंजीपति वर्ग के विरोध में हो और निम्न वर्ग के समर्थन में हो। ठीक है, ध्यान रखें, कार्ल मार्क्स इसके प्रवर्तक हैं। ठीक, तो ध्यान दें, उन्हीं के नाम पर पड़ा है मार्क्सवाद। ठीक, और ये एक पूरी विचारधारा थी। ठीक, ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो देखें यशपाल जी के उपन्यास। इनका उपन्यास दादा कॉमरेड कब आया? 1941 ईस्वी में। फिर है देशद्रोही, ये आया 1943 ईस्वी में। फिर है दिव्या 1945 ईस्वी में। फिर है पार्टी कॉमरेड 1946 ईस्वी में। फिर है मनुष्य के रूप 1949 ईस्वी में। फिर है अमिता 1956 ईस्वी में। ठीक है ना, ये सभी उपन्यास हैं किसके? यशपाल जी के। देखते हैं यशपाल के अन्य उपन्यास, गौर करेंगे दोस्तों। यशपाल जी का अगला उपन्यास है झूठा सच। झूठा सच बहुचर्चित उपन्यास है यशपाल जी का। ठीक है, और बहुत ज्यादा प्रसिद्ध उपन्यास भी, तो इसके बारे में ध्यान से पढ़ें। झूठा सच उपन्यास जिसके 2 भाग आए। एक भाग किस नाम से? वतन और देश नाम से 1958 ईस्वी में आया हुआ भाग है। ठीक, वहीं झूठा सच उपन्यास का दूसरा भाग देश का भविष्य 1960 ईस्वी में आया हुआ भाग है। ठीक, तो ध्यान से सुने एक बार फिर से। यशपाल जी का उपन्यास झूठा सच दो भागों में है। पहला भाग वतन और देश 1958 ईस्वी में आया हुआ भाग है, जिसमें राष्ट्र विभाजन एवं त्रासदी का चित्रण किया है। तो ध्यान रखें, झूठा सच उपन्यास का पहला भाग वतन और देश, जिसमें यशपाल जी ने राष्ट्र विभाजन एवं त्रासदी का चित्रण किया है। किसका? त्रासदी का चित्रण किया है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद है दोस्तों इनका दूसरा भाग झूठा सच उपन्यास का, तो वह है देश का भविष्य। कौन सा? देश का भविष्य। कब आया? 1960 ईस्वी में आया हुआ भाग है देश का भविष्य, जिसमें यशपाल जी ने स्वतंत्रता प्राप्ति एवं देश के विकास तथा देश के भावी निर्माण में बुद्धिजीवियों की भूमिका का यथार्थ चित्रण किया है। एक बार फिर से सुने, झूठा सच के भाग 2 यानी देश का भविष्य में यशपाल जी ने स्वतंत्रता प्राप्ति एवं देश के विकास तथा देश के भावी निर्माण में बुद्धिजीवियों की भूमिका का यथार्थ चित्रण किया है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट उपन्यास है यशपाल जी का। ठीक, और एक बार आप समय मिले तो आप इसे पढ़कर जरूर देखें, तो आपको समझ में आएंगी बहुत सारी बातें ये जो हमारी स्वतंत्रता से संबंधित हैं। ठीक है, आप देखेंगे कि कितनी भयावह स्थिति बनी थी। ठीक है, जब विभाजन भी हुआ था, स्वतंत्रता हमें मिली थी, एक तो उसके लिए जो संघर्ष हुआ था वो, और जब स्वतंत्रता मिल गई उसके बाद जब विभाजन हुआ तो वो कितनी बड़ी त्रासदी थी। ठीक है, जनजीवन किस तरह से त्रस्त हो गया था दोस्तों, एक बार आप इसे पढ़ करके देखें। ठीक है, तो आपको बातें बहुत ज्यादा समझ में आएंगी। ठीक है, जीवन की सच्चाइयों से रूबरू होंगे आप। ठीक है, तो ध्यान रखें दोस्तों। देखते हैं यशपाल जी का अगला उपन्यास 12 घंटे उपन्यास कब आया? 1962 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है 12 घंटे। ठीक है, जिसमें यशपाल जी ने पातिव्रत्य संबंधी परंपरागत मूल्यों की व्यर्थता का चित्रण किया है। किसका चित्रण किया है? पातिव्रत्य संबंधी परंपरागत मूल्यों की व्यर्थता का चित्रण किया है। किसमें?
यशपाल जी ने अपने उपन्यास 12 घंटे में। ठीक, ध्यान रखें, कब आया उपन्यास? 1962 में। यशपाल जी का अगला उपन्यास है दोस्तों अप्सरा का श्राप। कौन सा? अप्सरा का श्राप। ठीक है, कब आया? 1965 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है अप्सरा का श्राप। ठीक है, 1965 ईस्वी, जिसमें यशपाल जी ने जो कि ध्यान से सुने, अप्सरा का श्राप उपन्यास एक ऐतिहासिक पौराणिक उपन्यास है। शब्दों पर ध्यान दे दोस्तों, ऐतिहासिक पौराणिक उपन्यास है। कौन सा उपन्यास? अप्सरा का श्राप। किसका है? यशपाल का उपन्यास है। कब आया? 1965 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है। ठीक, इसके बाद इनका उपन्यास आया दोस्तों क्यों फंसे। ये उपन्यास आया 1968 ईस्वी में। कब? 1968 ईस्वी में, जिसमें यशपाल जी ने काम संबंधों की निर्बाध आजादी का चित्रण किया है। एक बार फिर से सुनेंगे, काम संबंधों की निर्बाध आजादी का चित्रण किया है यशपाल जी ने अपने उपन्यास क्यों फंसे में। ठीक है, कब आया उपन्यास? 1968 में। ध्यान रखें, इसके बाद इनका उपन्यास आया, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट उपन्यास है दोस्तों, ध्यान से सुनेंगे, मेरी तेरी उसकी बात। मेरी तेरी उसकी बात, यह उपन्यास कब आया? 1974 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है मेरी तेरी उसकी बात। किसका है? यशपाल जी का उपन्यास है। कब आया? 1974 में। ठीक है, जिसमें यशपाल जी ने स्वाधीनता आंदोलन एवं उत्तर भारतीय समाज की राजनीतिक संघर्ष का चित्रण किया है। एक बार फिर से सुने, मेरी तेरी उसकी बात उपन्यास में यशपाल जी ने स्वाधीनता आंदोलन एवं उत्तर भारतीय समाज की राजनीतिक उत्तर भारतीय समाज के राजनीतिक संघर्ष का चित्रण किया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, एक बार फिर से सुनेंगे सभी उपन्यासों को, गौर करेंगे दोस्तों। यशपाल जी का उपन्यास है झूठा सच, जो कि 2 भागों में है। इसका पहला भाग वतन और देश कब आया? 1958 ईस्वी में आया हुआ भाग है। दूसरा भाग देश का भविष्य 1960 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है देश का भविष्य। फिर है 12 घंटे उपन्यास कब आया? 1962 ईस्वी में। इसके बाद है दोस्तों अप्सरा का श्राप कब आया उपन्यास? 1965 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है अप्सरा का श्राप। इसके बाद है उपन्यास क्यों फंसे कब आया? 1968 ईस्वी में। इसके बाद आया दोस्तों मेरी तेरी उसकी बात उपन्यास कब आया? 1974 ईस्वी में। तो ध्यान रखेंगे, ये सभी उपन्यास यशपाल जी के उपन्यास हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट उपन्यासकार हैं यशपाल। अगले उपन्यासकार हैं, ध्यान दें, रामेश्वर शुक्ल अंचल। कैसे उपन्यासकार हैं ये? प्रगतिवादी चेतना के उपन्यासकार हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल। एक बार फिर से सुने, प्रगतिवादी चेतना के उपन्यासकार। ठीक है, देखते हैं इनके उपन्यास। तो दोस्तों इनका पहला उपन्यास है चढ़ती धूप कब आया? 1945 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है रामेश्वर शुक्ल अंचल जी का उपन्यास चढ़ती धूप, जिसमें रामेश्वर शुक्ल जी ने सन 1932 से लेकर सन 1937 तक, ठीक है, एक बार फिर से सुने, सन 1932 से लेकर सन 1937 तक, यानी कि 5 वर्ष, ठीक है, 5 वर्ष तक की राजनीतिक हलचलों का चित्रण किया है। तो ध्यान दें दोस्तों, अगर आप ध्यान दे रहे हो तो ये वह समय है आजादी से पूर्व का, ठीक है, 1932 से 37 तक का, ठीक है। और अगर आप ध्यान दे रहे हो तो 1935 में ही जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी आई थी, और 1936 में दोस्तों लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना भी की थी। किसने?
प्रेमचंद ने। ठीक है, ये कुछ बातें हैं, आप ध्यान रखेंगे। ठीक, तो चढ़ती धूप उपन्यास में रामेश्वर शुक्ल अंचल जी ने ठीक सन 1932 से लेकर 37 तक की राजनीतिक हलचलों का चित्रण किया है। ठीक है, राजनीतिक हलचलों का चित्रण। इनका अगला उपन्यास है दोस्तों उल्का। ठीक है, उल्का उपन्यास बाद में देखेंगे, पहले सुन ले। इनका उपन्यास है नई इमारत। नई इमारत कब आया? ये आया 1947 में। ठीक है, 1947 में आया हुआ उपन्यास है नई इमारत। ठीक, जिसमें रामेश्वर शुक्ल अंचल जी ने, ध्यान से सुने, भारत छोड़ो आंदोलन पर, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन की कथा कही है। एक बार फिर से सुने, रामेश्वर शुक्ल अंचल जी का उपन्यास नई इमारत भारत छोड़ो आंदोलन पर आधारित उपन्यास है। 1947 में आया हुआ उपन्यास है नई इमारत। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन पर आधारित उपन्यास। यही अगर हम बात करें तो सेम ईयर यानी कि 1947 में इनका एक उपन्यास और आया। कौन सा? उल्का। उल्का उपन्यास, ध्यान रखेंगे, 1947 ईस्वी, जिसमें रामेश्वर शुक्ल अंचल जी ने प्रेम विवाह, स्त्री स्वाधीनता आदि का अंकन किया है। एक बार फिर से सुने, प्रेम विवाह, स्त्री स्वाधीनता आदि का अंकन किया है। किसने? रामेश्वर शुक्ल अंचल जी ने। किसमें? अपने उपन्यास उल्का में। कब आया उपन्यास? 1947 ईस्वी में। इसके बाद इनका उपन्यास आया दोस्तों प्रदीप। मरु प्रदीप। ठीक है, कब आया? 1951 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है मरु प्रदीप। ठीक है, ध्यान रखें, मरु प्रदीप, जिसमें रामेश्वर शुक्ल अंचल जी ने बाल विधवा शांति और विमल के प्रेम का चित्रण किया है। तो दोस्तों मरु प्रदीप उपन्यास है, किसका है? रामेश्वर शुक्ल अंचल जी का उपन्यास है। 1951 में आया हुआ उपन्यास है। उपन्यास के पात्र हैं शांति और विमल। शांति और विमल, और इन्हीं पात्रों के प्रेम का चित्रण किया है। किसने? रामेश्वर शुक्ल अंचल जी ने। और ध्यान रखें, इनमें जो शांति है वो कैसी है? बाल विधवा है। बाल विधवा शांति है दोस्तों। ठीक, और बाल विधवा शांति और विमल के प्रेम का चित्रण है मरु प्रदीप उपन्यास में। ध्यान रखें, एक बार फिर से सुनेंगे रामेश्वर शुक्ल अंचल जी के सभी उपन्यासों को। ध्यान दे दोस्तों, गौर करेंगे रामेश्वर शुक्ल अंचल जी के उपन्यास। पहली बात ये जान लें कि प्रगतिवादी चेतना के उपन्यासकार हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल। ठीक, इनका उपन्यास चढ़ती धूप 1945 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है। फिर है इनका अगला उपन्यास नई इमारत, जो कि 1947 में आया हुआ उपन्यास है। ठीक उसी वर्ष यानी 1947 ईस्वी में इनका एक उपन्यास और आया, उल्का उपन्यास। तो ध्यान रखेंगे, इसके बाद इनका अगला उपन्यास है मरु प्रदीप। कब आया? 1951 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है मरु प्रदीप। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये सभी उपन्यास हैं किसके? रामेश्वर शुक्ल अंचल जी के। अगले उपन्यासकार हैं दोस्तों, गौर करेंगे, भैरव प्रसाद गुप्त। ठीक है, कैसे उपन्यासकार हैं ये? प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं। ध्यान रखेंगे, प्रगतिवादी उपन्यासकार। ठीक है, प्रगतिवादी। ठीक है, ये कुछ बातें हैं, ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है 1 नंबर वाले क्वेश्चन में। ठीक है, देखते हैं इनके उपन्यास, गौर करेंगे दोस्तों। भैरव प्रसाद गुप्त जी का उपन्यास है शोले उपन्यास। कब आया? 1946 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है भैरव प्रसाद गुप्त जी का उपन्यास शोले, जिसमें भैरव प्रसाद गुप्त जी ने कानपुर के मजदूर आंदोलन का चित्रण किया है। किसका चित्रण?
कानपुर के मजदूर आंदोलन का चित्रण किया है। ठीक, समय याद रखें 1946 ईस्वी। इसके बाद इनका उपन्यास आया दोस्तों मशाल। मशाल उपन्यास कब आया? शोले उपन्यास के 2 साल बाद यानी 1948 ईस्वी में, जिसमें भैरव प्रसाद गुप्त जी ने पूर्वांचल की पृष्ठभूमि में, एक बार फिर से सुने, पूर्वांचल की पृष्ठभूमि में द्वितीय विश्व युद्ध से उत्पन्न आर्थिक संकट एवं राजनीतिक गतिविधि का चित्रण किया है। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। पूर्वांचल की पृष्ठभूमि में द्वितीय विश्व युद्ध से उत्पन्न आर्थिक संकट एवं राजनीतिक गतिविधि का चित्रण किया है अपने उपन्यास मशाल में। किसने? भैरव प्रसाद गुप्त जी ने। इनका अगला उपन्यास है दोस्तों गंगा मैया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दें। गंगा मैया उपन्यास कब आया? 1952 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है, जिसमें भैरव प्रसाद गुप्त जी ने अभावग्रस्त ग्रामीणों के पारस्परिक वैमनस्य का चित्रण किया है। किसका चित्रण? अभावग्रस्त ग्रामीणों के पारस्परिक वैमनस्य का चित्रण किया है गंगा मैया उपन्यास में। किसने? भैरव प्रसाद गुप्त जी ने। ठीक, इनका अगला उपन्यास है दोस्तों, ध्यान दें। तो ये बात हमने पढ़ ली, अभावग्रस्त ग्रामीणों के पारस्परिक वैमनस्य का चित्रण। ठीक है, फिर है, गौर करें, रिपीट हो गया है गंगा मैया उपन्यास, फिर से रिपीट हो गया है, एक ही बार पढ़ें आप इसे। फिर है इनका अगला उपन्यास जंजीरें और नया आदमी। जंजीरें और नया आदमी कब आया? 1954 ईस्वी में आया हुआ भैरव प्रसाद गुप्त जी का उपन्यास है जंजीरें और नया आदमी। ठीक, इसके बाद है इनका अगला उपन्यास, बहुत ही इंपॉर्टेंट और चर्चित उपन्यासों में से एक है सती मैया का चौरा। सती मैया का चौरा कब आया? 1959 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है सती मैया का चौरा, जिसमें भैरव प्रसाद गुप्त जी ने किसानों का शोषण, वर्ग चेतना एवं उनके संघर्षों का अंकन किया है। एक बार फिर से सुने, किसानों का शोषण, वर्ग चेतना एवं उनके संघर्षों का अंकन किया है। किसमें? अपने उपन्यास सती मैया का चौरा में। किसने किया है? तो दोस्तों भैरव प्रसाद गुप्त जी ने किया है। ठीक, कब आया उपन्यास? 1959 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है। ठीक, एक बार फिर से सुनेंगे सभी उपन्यासों को, तो गौर करेंगे दोस्तों। भैरव प्रसाद गुप्त जी के उपन्यास हैं शोले 1946 ईस्वी, फिर है मशाल 1948 ईस्वी, फिर है गंगा मैया 1952 ईस्वी, फिर है जो कि अभावग्रस्त ग्रामीणों के पारस्परिक वैमनस्य का चित्रण है। ठीक है, किसमें? गंगा मैया उपन्यास में। इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। ठीक, फिर है जंजीरें और नया आदमी। जंजीरें और नया आदमी 1954 ईस्वी। इसके बाद है दोस्तों सती मैया का चौरा। सती मैया का चौरा कब आया? 1949 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है सती मैया का चौरा। ध्यान रखेंगे। देखते हैं इनके अन्य उपन्यास। तो दोस्तों ध्यान रखें, हमने अभी पढ़ा भैरव प्रसाद गुप्त जी के उपन्यास सती मैया का चौरा उपन्यास में किसानों का शोषण, वर्ग चेतना एवं उनके संघर्षों का अंकन किया गया है। फिर देखते हैं इनके अन्य उपन्यास। अगला उपन्यास है धरती। कब आया? 1962 ईस्वी में। धरती उपन्यास जिसमें भैरव प्रसाद गुप्त जी ने एक सर्जक साहित्यकार के संघर्ष का चित्रण किया है। किसका चित्रण? एक सर्जक साहित्यकार के संघर्ष का चित्रण किया है अपने उपन्यास धरती में। किसने? भैरव प्रसाद गुप्त जी ने। ठीक, कब आया उपन्यास? 1962 में। ठीक, फिर है इनका अगला उपन्यास आशा। कब आया? 1963 में। ठीक, 1963 में यानी 1963 में आया हुआ उपन्यास है आशा। ठीक, फिर है इनका अगला उपन्यास कालिंदी। कालिंदी कब आया? तो दोस्तों 1963 सेम ईयर आया। जिस वर्ष इनका उपन्यास आशा आया उसी वर्ष इनका एक उपन्यास कालिंदी भी आया। सन याद रखें
1963 ईस्वी में। फिर इनका अगला उपन्यास आया दोस्तों रंभा। कौन सा? रंभा उपन्यास। कब आया? 1964 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है रंभा। ठीक, फिर इनका एक उपन्यास और आया दोस्तों अंतिम अध्याय। अंतिम अध्याय जो कि 1970 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है अंतिम अध्याय, जिसमें भैरव प्रसाद गुप्त ने किसको आधार बनाया है? तो दोस्तों उपेंद्र नाथ अश्क के जीवन को आधार बनाकर भैरव प्रसाद गुप्त जी ने अपने उपन्यास अंतिम अध्याय की रचना की है। 1970 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है अंतिम अध्याय। ठीक, फिर इनका एक उपन्यास और आया। ठीक, कौन सा? उसका मुजरिम। उसका मुजरिम कब आया? 1972 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है उसका मुजरिम। इनके अन्य उपन्यास और हैं, ध्यान देंगे। ठीक है, पहले ये समझ लें एक बार फिर से। भैरव प्रसाद गुप्त जी का उपन्यास सती मैया का चौरा, जिसमें उन्होंने किसानों के शोषण, वर्ग चेतना एवं उनके संघर्षों का अंकन किया है, और अपने उपन्यास धरती जो कि 1962 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है, इसमें एक सर्जक साहित्यकार के संघर्ष का चित्रण किया है। इसके अलावा इनका एक उपन्यास है आशा। कब आया? 1963 ईस्वी में। और उसी वर्ष आया इनका एक उपन्यास और कालिंदी। कौन सा? कालिंदी। फिर इनका एक उपन्यास है रंभा। कब आया? 1964 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है रंभा। ठीक है, फिर आया इनका अंतिम अध्याय उपन्यास, जिसमें इन्होंने उपेंद्र नाथ अश्क के जीवन को आधार बनाया है। ठीक, 1970 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है। फिर आया इनका एक उपन्यास उसका मुजरिम। उसका मुजरिम जो कि 1972 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है उसका मुजरिम। ठीक है, देखते हैं इनके अन्य उपन्यास। गौर करेंगे दोस्तों भैरव प्रसाद गुप्त जी के अन्य उपन्यासों पर। इनका एक उपन्यास नौजवान। नौजवान उपन्यास कब आया? 1972 ईस्वी में। ठीक है, फिर इनका एक उपन्यास है काशी बाबू। ये कब आया? 1987 ईस्वी में। काशी बाबू। फिर आया इनका उपन्यास भाग्य देवता 1992 ईस्वी में। फिर आया इनका उपन्यास अक्षरों के आगे। अक्षरों के आगे। ठीक है, यानी मास्टर जी, ध्यान रखें। कब आया उपन्यास? 1993 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है अक्षरों के आगे, यानी कि मास्टर जी। कब आया? 1993 ईस्वी में। ठीक, फिर इनका उपन्यास आया छोटी सी शुरुआत। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। छोटी सी शुरुआत ये उपन्यास आया 1997 ईस्वी में। 1997 ईस्वी में, जो कि इनका किसका? भैरव प्रसाद गुप्त जी का मरणोपरांत, यानी कि इनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ उपन्यास है। कौन सा उपन्यास? छोटी सी शुरुआत। किसका उपन्यास है? भैरव प्रसाद गुप्त जी का। एक बार फिर से सुन लें सभी उपन्यासों को। गौर करें दोस्तों, भैरव प्रसाद गुप्त जी का उपन्यास है नौजवान, जो कि 1972 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है। फिर है काशी बाबू, 1987 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास। फिर है दोस्तों भाग्य देवता। कौन सा? भाग्य देवता 1992 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है। फिर है इनका एक उपन्यास अक्षरों के आगे। अक्षरों के आगे यानी मास्टर जी। यह उपन्यास आया 1993 ईस्वी में। इसके बाद इनका उपन्यास आया छोटी सी शुरुआत, जो कि इनका मरणोपरांत प्रकाशित उपन्यास है। ठीक है, 1997 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है, मरणोपरांत उपन्यास है। कौन सा उपन्यास? छोटी सी शुरुआत। तो दोस्तों ये सभी उपन्यास थे किसके? भैरव प्रसाद गुप्त जी के। और भैरव प्रसाद गुप्त कैसे उपन्यासकार हैं? प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं भैरव प्रसाद गुप्त। ध्यान रखेंगे दोस्तों इनकी सभी प्रमुख कृतियों को। तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यही समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।